क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ 3 टिप्पणियाँ दी हुई है। मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, इस पर हमें टिप्पणी देनी है। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के मनोविज्ञान में समानताएं बतानी है और मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर बताना है। तो दोनों में समानताएं बतानी है, अंतर बताना है और इसके उद्देश्य बताना है। तो सबसे पहले टिप्पणी हम लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों की योग्यताएं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान से हम बच्चे की साइकोलॉजी का पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है उसकी जो क्षमता कितनी है, उसकी योग्यता क्या है, वो पढ़ने में कैसा है, उसका सामर्थ्य कैसा है। तो ये इन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं, हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं। तो इसमें अलग अलग मूल्यांकन है वो शिक्षा मनोविज्ञान में दिए हुए हैं, जिन मूल्यांकन के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे की योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, ये सब। उसके बाद सेकंड है छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना। अब कौन सा छात्र है, उसकी रुचि है, वो किस सब्जेक्ट में है और किस टीचिंग मेथड से वो पढ़ना पसंद करता है, किस टीचिंग मेथड से उसको समझ में आता है। तो इस प्रकार से छात्रों की रुचियाँ हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। उसके बाद है छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को याद करना। अब छात्र है वो किस विधि से उसका विकास होगा, हम कौन से टीचिंग मेथड से उसको पढ़ाएंगे, कौन कौन सी जानकारियाँ देंगे जिससे उसका विकास है वो होगा। उसके बाद है छात्र की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की अग्रसर करना। तो बच्चा है वो कौन सी अवस्था में है। तो बच्चा शिशुअवस्था में है तो हमें उसको कौन कौन सी चीज़ें सिखानी है। बच्चा बाल्यावस्था में आ गया है तो हमें किस स्तर की चीज़ें उसको सिखानी है। बच्चा किशोरावस्था में है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें सिखानी है। तो इस प्रकार से बच्चे की जो अवस्थाएं हैं, जैसे जैसे बच्चे की अवस्थाएं आगे आती जाएगी, उन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हम उसको कौन सी टीचिंग मेथड यूज करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें उसको सिखाएंगे, इसमें ये क्या होगा, सहायक होगा। उसके बाद है छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना। ये भी जरूरी है कि आज एक बच्चा है वो व्यवहार कैसा कर रहा है, तो उस बच्चा जो व्यवहार कर रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, तो उससे उसके वंशानुक्रम का पता लगाना। आज बच्चा है वो चोरी करता है तो वो चोरी क्यों करता है, हो सकता है उसके पेरेंट में ऐसी आदत हो, तो वो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों चीज़ें ही बच्चे में क्या करती है, इफेक्ट करती है बच्चे को। तो इसीलिए हमें वंशानुक्रम की जानकारी होना भी जरूरी है। उसके बाद में छात्रों के वातावरण का अध्ययन करना। बच्चा आज व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको घर पे कैसा माहौल मिल रहा है, उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग कैसे हैं, वो स्कूल में आ रहा है तो उसके साथ रहने वाले बच्चे कैसे हैं। तो हमें वंशानुक्रम के साथ साथ उसके वातावरण का भी पता लगाना पड़ेगा, वो किन लोगों के कॉन्टैक्ट में रहता है और जो लोग हैं उनका व्यवहार कैसा है। तो ये चीज़ें हैं ये हमें पता लगाना पड़ेगी। उसके बाद है मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। तो मानव का जो विकास है, शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, तो इन अवस्थाओं की जानकारी है वो हमें होना जरूरी है। उसके बाद है मानव विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। अब मानव का विकास होता है वो शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, तो ये सारी अवस्थाएं हैं, सारे पक्ष हैं, उनका अध्ययन करना हमें जरूरी होता है। तो बच्चा है वो कैसे माहौल में रह रहा है, क्या वो सीख रहा है। उसके बाद है मानव विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना कि मानव का विकास जो हो रहा है उसमें कौन कौन से पक्ष हैं। उसको मतलब जैसे एक बच्चा है उसको खाना पीना कैसा मिल रहा है, उसको पोषण कैसा मिल रहा है, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसके मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। तो उसके पक्षों का और उसकी अवस्थाओं का दोनों चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन हम कैसे करेंगे कि जैसे बच्चे कितने भी बच्चे हैं वो सब बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो उनकी जानकारी हमें होना जरूरी है कि जो बच्चा सामने बैठा है वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी मानसिक क्षमता क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है। तो इन सब की जानकारियाँ हमें होना जरूरी है बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं का होना। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना कि हमें बच्चों को सिखाना है, हमें किस मेथड से सिखाना है, बच्चों को कौन से मेथड से समझ में आ सकता है, कौन से मेथड से समझ में नहीं आ रहा है, उनके अकॉर्डिंग हमें अपने मेथड में चेंज करना। तो इन सब का अध्ययन करना भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से करना है। उसके बाद है शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना कि हमें जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए कैसे शिक्षण विधियाँ अपनानी है, जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए या जो अत्यधिक प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए
लिए हमें कौन कौन से टीचिंग मेथड अपनाने हैं, तो इसकी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान में मिलती है। उसके बाद है शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना, कि बच्चे को हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षण सामग्री क्या यूज करती है। अब जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमें ग्लोब की जरूरत होगी, कहीं ना कहीं मानचित्र की जरूरत होगी, या साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। तो इन चीज़ों के लिए हमें पहले से ही जरूरी होती है कि हमें बच्चों के लिए अधिगम सामग्री है वो कौन सी यूज करनी है, जो पहले से हम तैयार रखें। उसके बाद है छात्रों के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना। विशिष्ट व्यवहार कौन से होते हैं, जैसे बच्चों की क्लास है उसमें कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा साइलेंट होते हैं, मतलब क्वेश्चन पुट करने पर भी वो जल्दी से रिप्लाई नहीं देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो चोरी चकारी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का जानकारी है वो हमें होना जरूरी है कि बच्चा एक विशिष्ट व्यवहार कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे वातावरण है या उसका वंशानुकरण है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना, कि जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको कौन कौन सी समस्याएं वो फेस कर रहा है और कौन कौन सी समस्याएं उसे आगे आने वाले फ्यूचर में आ सकती है, तो इन चीज़ों का अध्ययन उसके लिए जरूरी है। उसके बाद देखिए कैली के अनुसार, अब कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं। सबसे पहला है वातावरण के साथ साथ बालक का सामंजस्य स्थापित करने का ज्ञान प्रदान करना। अब बच्चे को कैसा वातावरण मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो डलेगा। अब जैसे घर पे छोटा बच्चा रह रहा है तो वो उसी वातावरण के अकॉर्डिंग ढला हुआ होता है, जब उसको स्कूल में भेजते हैं तो उसे बहुत सारे उसमें चेंजेस करने जरूरी होते हैं। स्कूल में कितनी देर वो सिटिंग कर पाता है, किसके साथ उसको कैसे बोलना है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि वो सामंजस्य है वो कैसे स्थापित करता है। ये हमें उसको सिखाना पड़ता है कि हमें माहौल चेंज होने के, वातावरण चेंज होने के साथ साथ उसमें परिवर्तन कैसे करना है। उसके बाद है बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना। अब बालक का स्वभाव कैसा है और उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, या जो जैसा स्वभाव उसका है उसके पीछे रीजन क्या है, इन चीज़ों का अध्ययन। उसके बाद है शिक्षा के वास्तविक स्वरूप, प्रकृति, उद्देश्यों और प्रयोजनों से परिचित करवाना। तो शिक्षा है उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसके उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है नहीं हो रही है, कौन कौन से उद्देश्य हमें रखने हैं, इन चीज़ों से परिचित करवाना। उसके बाद है बालक की अभिवृद्धि तथा विकास का ज्ञान करवाना। जैसे अभिवृद्धि होती है, जैसे बालक है वो 5 साल में उसकी हाइट क्या होगी, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कितना होगा, उसके बाद जैसे वो बाल्यावस्था में आता है तो उसकी हाइट ग्रोथ कितनी होगी, उसका शारीरिक डेवलपमेंट कितना होगा, उसका मानसिक डेवलपमेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अभिवृद्धि और विकास का ज्ञान कराना जरूरी है। उसके बाद कैली की तरह कुप्पस्वामी ने भी अपने कुछ तत्व बताए हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों में शामिल होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों के उत्तम अधिगम शिक्षण की रीति में प्रयोग करना है, कि अधिगम शिक्षण है वो हमें उत्तम कैसे रखना है। तो ये इसने कुप्पस्वामी ने कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत है उनको क्या करना है, हमें अच्छे अधिगम में परिवर्तित करना है। 11 से क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान और भविष्यवाणी और नियंत्रण, मतलब कोई किसी का व्यवहार कैसा है, उसके बाद है उसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, आगे आने वाले फ्यूचर में बच्चा क्या बन सकता है, और अगर कोई व्यवहार सही नहीं कर रहा है तो उस पर नियंत्रण कैसे करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान देता है। अब देखिए दूसरी टिप्पणी हमें किस पे करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में समानताएं क्या है। तो इसमें मुख्य समानता तो है कि जो मनोविज्ञान है वो भी आदमी के व्यवहार का पता लगाता है, शिक्षा मनोविज्ञान है वो भी व्यवहार का पता लगाता है। तो दोनों का जो सेंट्रल आइडिया क्या निकलता है कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों ही मनुष्य के व्यवहार से संबंधित होते हैं, और व्यवहार से संबंधित चीज़ों का अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में पर्याप्त समानता है। सबसे पहले हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों शास्त्र व्यवहार का अध्ययन करने वाले विज्ञान है, दोनों में ही व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान भी व्यवहार का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान है। विज्ञान होने के नाते मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान दोनों ही प्रमुख रूप से अपने अपने अध्ययनों के लिए वैज्ञानिक विधि को ही अपनाते हैं, दोनों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान दोनों ही विधायक विज्ञान
सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, अर्थात अनिवार्य परिस्थितियां तथा अन्य कारक ऐसे के ऐसे ही रहे तो हर देश काल में मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत समान रूप से सत्यापित होते हैं। मतलब दोनों में अधिकतर समानताएं हैं। व्यवहार से रिलेटेड अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है और व्यवहार से रिलेटेड अध्ययन है वो मनोविज्ञान में किया जाता है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत समान रूप से प्रमाणित होते हैं, अर्थात इन दोनों ही विज्ञानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को परीक्षण तथा पुनः परीक्षण द्वारा प्रमाणित सिद्ध किया जा सकता है। मतलब व्यवहार का अध्ययन किया गया, उसको प्रमाणित किया गया, तो दोनों में ही ये चीजें क्या होती है, समान रूप रखती है। मतलब दोनों में ही इंसान के व्यवहार हैं वो प्रमाणित सिद्ध होते हैं। मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान में एक अन्य समानता यह है कि दोनों ही विज्ञान अपने अपने क्षेत्र में होने वाले सभी घटनाओं के विषय में विद्यमान कार्यकारी संबंधों को ज्ञात करते हैं। जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे कारण क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, तो दोनों में ही इन चीजों का अध्ययन किया जाता है और कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करके ही दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक नियमों को प्रतिपादित करते हैं, क्योंकि दोनों ही विधायक विज्ञान है, दोनों में ही तथ्य होते हैं और दोनों में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करके उनके आधार पर समुचित भविष्यवाणियां कर सकते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान में हम बच्चे के भविष्य का पता लगा सकते हैं और मनोविज्ञान होता है उसमें कोई भी इंसान है। अब शिक्षा मनोविज्ञान में तो क्या होता है, कोई बच्चा है पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो उससे रिलेटेड व्यवहार उसमें आता है। और सीधा मनोविज्ञान है वो शिक्षा से अलग है, वो पूरी लाइफ में ही घट रहता है कि पूरी लाइफ में ही इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका जो एरिया है वो वाइड है और मनोविज्ञान का जो एरिया है वो वाइड है और शिक्षा मनोविज्ञान का एरिया है वो संकुचित है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चे की शिक्षा से रिलेटेड भी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों में है और दोनों में ही भविष्यवाणियां कर सकते हैं। दोनों ही विज्ञानों के द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी का समान रूप से सत्य होती है, दोनों की भविष्यवाणियां सत्य होती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान दोनों में पर्याप्त समानता है और दोनों की प्रकृति समान है, दोनों ही व्यवहार का अध्ययन करने वाले विधायक विज्ञान है। तो दोनों में अधिकतर क्या है, समानताएं हैं, दोनों ही व्यवहार का अध्ययन करती हैं, दोनों ही विधायक विज्ञान है, दोनों में ही तथ्य पाए जाते हैं, दोनों में ही भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। तो ये जो समानताएं हैं वो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में पाई जाती हैं। अब देखिए मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर क्या है। एक अंतर तो अभी मैंने आपको बताया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करती है, लेकिन मनोविज्ञान है वो पूरे जीवन से रिलेटेड है, वो अध्ययन करती हैं। तो मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विषय से संबंधित अंतर है क्यों, जो कि मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान दोनों ही व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन मनोविज्ञान मनुष्य के सामान्य वातावरण में किए जाने वाले हर प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब जो मनोविज्ञान है वो तो हर प्रकार का अध्ययन करता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान है वो केवल शैक्षिक परिस्थितियां हैं उन्हीं का अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान केवल शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का ही अध्ययन करता है। तो दोनों में एक अंतर क्या हुआ कि जो मनोविज्ञान है वो लाइफ से रिलेटेड सभी घटनाओं का अध्ययन करता है, बट शिक्षा मनोविज्ञान है वो हमारी शैक्षणिक परिस्थितियों में इंसान का जो व्यवहार है वो उसका अध्ययन करता है। तो दोनों में एक अंतर तो ये है। उसके बाद है व्यापकता संबंधी अंतर। अब रेंज में इनके क्या डिफरेंस है कि जो मनोविज्ञान है वो जन्म से लेकर पूरी लाइफ पर्यंत है वो उसका अध्ययन करता है, तो उसका एरिया है वो वाइड है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान है वो केवल शैक्षिक परिस्थितियों में जब तक बच्चा पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, तब तक उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, वो संकुचित हो जाता है। तो मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान में क्षेत्र की व्यापकता से संबंधित अंतर भी है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान केवल शैक्षिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है और मनोविज्ञान संपूर्ण वातावरण में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये है इनमें दूसरा अंतर है, इनके क्षेत्र से रिलेटेड अंतर है। तो एक होता है वो पूरी लाइफ टाइम चलता है और दूसरा क्या होता है, जब तक बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है तब तक उसके व्यवहार में जो अध्ययन होता है तब तक चलता है। उसके बाद देखिए उद्देश्य संबंधी अंतर, इनके अलग अलग उद्देश्य कैसे होते हैं। मनोविज्ञान तथा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्यों से संबंधित अंतर भी है। मनोविज्ञान के अध्ययनों का उद्देश्य
व्यवहार से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित करना तथा व्यवहार के विषय में भविष्यवाणी करना होता है। इससे भिन्न शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा संबंधी व्यवहारों का अध्ययन करके शैक्षिक प्रक्रिया को सफल बनाना है। तो इस प्रकार हमने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य पढ़े कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। दूसरा, हमें शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में समानताएं क्या है वो हमने पढ़ी। तीसरा आपने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर कैसे है, तो ये हमने देखा। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है।